होता है कुछ सिचुएशंस होती है जो आपको सबकी नजरों में अच्छा कभी नहीं बना सकती। अभी मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरे जानने वालों में से किसी से भी कोई गलती हो जाए, आपसे भी गलती हो जाए, तो दुनिया आपको एक ही पॉइंट पे जज करती है, एक ही बात पे। अभी जैसे कि कंट्रोवर्सी चल रही है समय और रणवीर की, जब तक रणवीर की सारी बातें थी, खुली थी, स्पिरिचुअल था, तब तक जो है दुनिया उसकी तारीफ करती थी। लेकिन जैसी एक ही बात उठी पूरे देश भर में, और तब से देखो जो उसके फैंस थे वो भी हेटर्स हैं। कई लोग धोनी को इस वजह से भी हेट करते हैं, काफी सक्सेसफुल है इसलिए भी। और 2016 की बात है, आई थिंक, मेरे को साल याद नहीं है, जब वो न्यूजीलैंड का ही मैच था और आईसीसी का ही टूर्नामेंट था, तब जो है धोनी रन आउट हो गया था 19 का वर्ल्ड कप यार अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हाँ जी। तो धोनी जब रन आउट हो गया था, लोगों ने कहा यार ये जिताना नहीं चाहता, या फिर ये विराट कैप्टनसी में नहीं चाहता कि विराट भी कप जीते। जब लोग धोनी जैसा आदमी को, जो लेजेंड है ऑफ द गेम, उनको नहीं बख्श रहे, तो यार ओपन माइक्स वाले तो बड़े छोटे से बेचारे से यार काम कर रहे हैं बस। और रही बात ओपन माइक फ्री और पेड परफॉर्मेंस की, देखो ओपन माइक वाले फीस लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि यार आप कलाकार से फीस ले लो। हाँ, जो कलाकार डिजर्व करता है स्टेज पे आना, आप उससे फीस ले लो, आप एक बैरियर लगा रहे हो कि वो पैसे की वजह से आ ही ना पाए। और अगर ओपन माइक फ्री हो जाएंगे तो जो लोग डिजर्व करते हैं, जिनमें सच में जुनून है, कुछ बनने का जुनून है, उन लोगों से पहले वो लोग आ जाएंगे जो कि बस टाइम पास करने आ जाए। क्योंकि फ्री की चीजें जो है ना अक्सर टाइम पास की लोग वैल्यू नहीं करते हैं। वैल्यू नहीं करते। एक जो ओपन माइक का फाउंडर होता है या पूरी जो टीम काम करती है आपके साथ, वो ओपन माइक से पैसा कैसे कमाते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताओ। देखो बात यह है कि सभी को पता है परफॉर्मर्स को कि हम पैसे कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से फीस ले। दूसरा, यूट्यूब चैनल ठीक चलना चाहिए। उसके अलावा बुक माई शोज, ऑल इवेंट्स, ये वेबसाइट्स हमें हेल्प करती हैं। यहाँ अपना शोज लिस्ट करते हैं अपन, तो वहाँ से टिकट सेल आउट होती है ऑडियंस की, है ना। कुछ स्पॉन्सरशिप्स होती हैं जो कि स्पॉन्सर करती है अलग अलग शहरों में, कहीं कहीं वेन्यू जो होते हैं स्पॉन्सर करते हैं हमें। तो हाँ, कहीं ना कहीं ओपन माइक की जो मेन इनकम है वो परफॉर्मर्स से और ऑडियंस से ही है, और अगर उसको स्पॉन्सर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। बाकी मुझे मैनेजमेंट नहीं पता था कि कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, उसके बाद क्या होगा, प्री इवेंट और पोस्ट इवेंट, इवेंट के बाद वीडियो कैसी आएंगी, बाई चांस वीडियोस में वॉइस नहीं आएगी, आप सामने से पैसे लेते हो तो सामने वालों को अच्छा गुड वर्क देना होता है, सेटिस्फैक्शन मिले उसको, सेटिस्फैक्शन मिले, है ना। करेक्ट। तो वो चीज़ें थी। पहली बारी में नर्वस था मैं, 2-4 बार करी, और फिर वो हिंदी में कहावत है, इंग्लिश में भी है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना जी। तो वही है कि चलते गए करते गए और फिर आ ही गया। सबसे बुरा शो कौन सा गया भैया आज तक? कई सारे गए यार। इस वक्त सिंगल ही है, कुल मिला के बाद ये वक्त नहीं है यार। अच्छा, नॉट रेडी टू मिंगल, सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल। ये ऐसी बात नहीं है। बाकी समझदार हो, इशारा काफी होता है। बात बोल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभ पचौरी। आप सबका स्वागत करता हूं शुभ टॉक्स आगरा अनफिल्टर्ड सक्सेस स्टोरीज में। दोस्तों, आज के जो मेरे गेस्ट हैं, ये आगरा के जाने माने ओपन माइक पोएट याप्पा के फाउंडर हैं। चलिए बिना देरी किए आपको इनसे मिलवाते हैं। विवेकानंद जी, कैसे हो? बस भाई जी बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। भैया लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ अप डाउन चल रही है। अप डाउन चल रही है, काफी स्ट्रगल्स भी रहे होंगे। बिल्कुल स्ट्रगल्स है, तभी तो स्टूडियो का नाम स्ट्रगल्स पॉइंट भी लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी आएंगे। भैया आपकी जो जर्नी रही है, मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए। जर्नी कुछ नहीं, बस दिल्ली में जन्म हुआ था, उसके बाद सीधा आगरा आ गए। जब से आगरा आया अपन, तो मिल्टन में पढ़ता था मैं यहाँ पर। जॉन मिल्टन में? नहीं, अवधपुरी वाला जो मिल्टन, अच्छा, मिल्टन पब्लिक स्कूल, ओके ओके, उसमें पढ़ता था मैं। जब मैं शुरुआत में आगरा आया था, जब मैं पहले 8th क्लास में पढ़ा केदार नगर जो है शाहगंज वाला मिल्टन, देन उसके बाद अवधपुरी, उसके बाद वहाँ से 12th पास आउट करके 12th ही करी। उसके आगे मैं ज़्यादा स्टडी पर कम ही फोकस रहा, करी कंटिन्यू, लेकिन ज़्यादातर काम में लगे रहे। जिम्मेदारी एकदम से पड़ी, लोड आया जिम्मेदारी। तो आप अकेले हैं, भाई बहन भी हैं? अभी तो फिलहाल मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं, ओके। तो मम्मी पापा का कितना रोल रहा आपकी इस जर्नी में? मम्मी पापा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सबसे बड़ा रोल था कि उन लोगों ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। उनकी तरफ से जिम्मेदारियाँ तो थी कि बेटा देख, चीज़ें कर, पढ़ाई कर, है ना, एक अच्छी जॉब गेट कर या कुछ भी अच्छा कर, है ना, लेकिन बस ये है कि अपना भविष्य मत खराब करियो, अपनी संगत को ठीक रखियो, है ना, ज़्यादा इधर उधर मत चले जाइयो, है ना। तो बस यही था कि हाँ, मम्मी पापा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि उन्होंने मुझे मना नहीं करा। उनको पता लगा कि कुछ तो कर रहा है लड़का,
और मैं बता के भी कर रहा कि देखो बेसिकली माँ बाप हमारे सपने के खिलाफ नहीं होते, वो बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते हैं। बस। जाकिर भाई ने ये बात जाकिर भाई बोली ने। आज तक, हाँ याद है मुझे। भैया जो पोएट आपा का जर्नी है उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, इसकी शुरुआत कहाँ से? शुरुआत ऐसे हुई, देखो ये चीज जन्म ऐसे हुई पोइट आपा से पहले मैं एक ओपन माइक में था, है ना। अच्छा। आगरा के ओपन माइक था, काफी जाना माना नाम है। ओके। फिर वहां से जब मैं निकला था तो 2022 में अक्टूबर में मैंने पोइट आपा स्टार्ट किया था। और इसका पहला इवेंट जो है 5 नवंबर 2022 को किया था, अच्छा। जो कि दिल्ली में किया था। दिल्ली में किया। हाँ, बेसिकली मैंने बताया कि बॉर्न इन दिल्ली हूँ, तो जो घर है, जो अपन शुरुआत से जो घर है वो दिल्ली का है। और आगरा में जो है यहाँ पे जॉइंट फैमिली वाला घर है। अच्छा अच्छा। है ओके। ना, जो भी रिश्तेदार रिलेटिव है सारे आगरा में। अच्छा। बाकी अपन वहाँ दिल्ली में अपनी छोटा परिवार, सुखी परिवार, छोटा सा आशियाना। छोटा सा आशिया। अरे, क्या बात है। अच्छा, तो भैया मैंने बड़ा बड़ा सुना है कि ना यार ओपन माइक्स में ठगते हैं बहुत ज्यादा, बट मैंने आपका इस चीज में बड़ा सुना है कि यार पोएटापा वाले ना बड़े जबान के पक्के हैं बेसिकली, काफी मौका देते हैं आप लोगों को, और कभी कभी तो आप फ्री में परफॉर्म भी करवा देते हैं लोगों को। तो इसके पीछे क्या मेंटालिटी रहती है, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। देखो ओपन माइक्स ठगते, देखो होता क्या है ना, ठगता कोई भी ठगना नहीं चाहता। कोई भी इंसान दुनिया में ठगना कभी नहीं चाहता। होता है कुछ सिचुएशंस होती है जो आपको सबकी नजरों में अच्छा कभी नहीं बना सकता। अभी मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरे जानने वालों में से किसी से भी कोई गलती हो जाए, आपसे भी गलती हो जाए, तो दुनिया आपको एक ही पॉइंट पे जज करती है, एक ही बात पे। अभी जैसे कि कंट्रोवर्सी चल रही है समय और रणवीर की, हाँ काफी ज्यादा। जब तक रणवीर की सारी बातें नहीं खुली थी, स्पिरिचुअल था, तब तक जो है दुनिया उसकी तारीफ करती थी, उसके कई सारी अच्छी फैन फॉलोइंग्स थी, लोग उसका रूटीन फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसी एक ही बात उठी पूरे देश भर में, और तब से देखो जो उसके फैंस थे वो भी हेटर्स हैं। तो देखो बात ये है कि कोई भी एक बात उठ जाती है जिस वजह से आपको दुनिया या तो हीरो मान लेती है या फिर विलन मान लेती है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दूं, कई लोग धोनी को इस वजह से भी हेट करते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है ये। हाँ काफी वो सक्सेसफुल है इसलिए। हाँ काफी सक्सेसफुल है इसलिए भी। और 2016 की बात है, आई थिंक, मेरे को साल याद नहीं है, जब वो न्यूजीलैंड का ही मैच था और आईसीसी का ही टूर्नामेंट था, तब जो है धोनी रन आउट हो गया था। 19 का वर्ल्ड कप यार। हाँ 19 का जो वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हाँ जी। तो धोनी जब रन आउट हो गया था, लोगों ने कहा यार ये जिताना नहीं चाहता, या फिर ये विराट की कैप्टनसी में नहीं चाहता कि विराट भी कप जीते। कितनी बड़ी बात है जब लोग धोनी जैसा आदमी को, जो लेजेंड है ऑफ द गेम, उनको नहीं बख्श रहे। तो यार ओपन माइक्स वाले तो बड़े छोटे से बेचारे से यार काम कर रहे हैं बस। और रही बात ओपन माइक्स में फ्री और पेड परफॉर्मेंस की, देखो ओपन माइक वाले फीस लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि यार आप कलाकार से फीस ले रहे हो। हाँ, जो कलाकार डिजर्व करता है स्टेज पे आना, आप उससे फीस ले रहे हो, आप एक बैरियर लगा रहे हो कि वो पैसे की वजह से आ ही ना पाए। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक किसी डॉक्टर को हम ये कह दें कि उसे आजीवन लाइफ टाइम फ्री इलाज करना है मरीजों का, तो भाई साहब शर्त ये भी है कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि मरते हुए मरीज को देखकर मुंह फेर के निकल लेगा। क्यों? क्योंकि उसे इस काम के पैसे नहीं मिलते। और अगर ओपन माइक फ्री हो जाएंगे तो जो लोग डिजर्व करते हैं, जिनमें सच में जुनून है, कुछ बनने का जुनून है, उन लोगों से पहले वो लोग आ जाएंगे जो कि बस टाइम पास करने आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि फ्री की चीजें जो है ना अक्सर टाइम पास की वैल्यू नहीं करते। और फ्री की चीजों की इसलिए भी मैं बात कहूँ, इसलिए भी चीजों को समझता हूँ मैं दिल्ली से। हाँ दिल्ली में तो मैंने बड़ा सुना है कि यार हसलर जो लोग होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, और स्ट्रगल वाले लोग ज्यादा आते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। बट अब आपने जो है आगरा में पोएटापा का आपने जो ओपन माइक चालू करा है, उसकी मैं काफी तारीफ सुनता हूँ लोगों से, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपको, जैसे कि आपने भी मुझे बताया था बैक स्टेज अभी। तो भैया इसके पीछे जो एक लगन होती है वो कहाँ से आती है, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, मुझे वो बताइए। मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन आता है सबसे पहले तो लोगों की तारीफों से। जैसे कि आपने बोला तो दिल को जो है थोड़ा सा और 2 इंच छाती और फूल गई भाई। अरे तो मोटिवेशन आया कि हाँ चलो कुछ तो ठीक कर रहे हैं जी, है ना जी। लोग कहते हैं कि भैया बहुत मजा आ रहा है, आपके वीडियोस देखते हैं हम, आप होस्टिंग अच्छी करते हो एंड जो भी है, तो वहां से मोटिवेशन आता है कि यार चलो किसी को कुछ तो काम पसंद आ रहा है। लोग इवेंट के बाद आके कहते हैं कि भैया वीडियो कभी आप दो या मत दो, लेकिन अगले इवेंट में आप रहोगे नहीं रहोगे ये बताओ, है ना। एज ए होस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, एज ए होस्ट तब मजा आता है जब सामने वाला कहता है कि यार भैया आपका इवेंट है, मैंने कहा आपने ऑर्गेनाइज कर, आप होस्ट नहीं कर रहे उसको। मैंने कहा मैं तो यार दूसरे शहर में कर रहा हूँ, क्योंकि पोएटापा जो है अलग अलग सिटीज में भी करता है।
अच्छा अच्छा, हाँ, लाइक सिर्फ- वो फ्रेंचाइज टाइप हो गया लाइक। फ्रेंचाइज टाइप ही मान लो, सारे इवेंट्स मैं ही करने जाता हूँ, अच्छा ओके। है ना। मेनली जो अभी कवर कर रहे हैं हम, कई सारी सिटीज हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, और आपका भोपाल, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, और चंडीगढ़ भी है इसमें, और इसमें एक देहरादून भी शामिल है। अभी और सिटीज कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी कैसा होता है, बस दुआ आपकी। एक थोड़ा सा प्रोफेशनल सवाल पूछना चाहूंगा, एजुकेशनल पर्पज से पूछ रहा हूँ। एक जो ओपन माइक का फाउंडर होता है या पूरी जो टीम काम करती है आपके साथ, वो ओपन माइक से पैसा कैसे कमाते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। बहुत नॉर्मल चीज है जी बताइए। है ना। देखो बात यह है कि सभी को पता है परफॉर्मर्स को कि हम पैसे कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से फीस ले रहे हैं। दूसरा, यूट्यूब चैनल ठीक चलना चाहिए। जैसे कि भगवान की दुआ से कोयटापा का यूट्यूब चैनल बहुत सही चल रहा है, नॉट इन दी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यह है कि ओपन माइक कैटेगरी में बहुत ठीक है, बहुत decent सही है। है, डिसेंट है, Okay. थोड़ा बहुत आ रहा है है ना। साथ ही में जो है फीस लेते हैं परफॉर्मर से, उससे उसके अलावा बुक माई शोज, ऑल इवेंट्स, ये वेबसाइट्स हमें हेल्प करती जी। हैं। यहाँ अपना शोज लिस्ट करते हैं अपन, तो वहाँ से टिकट सेल आउट होती है ऑडियंस की, है ना। कुछ स्पॉन्सरशिप्स होती हैं जो कि स्पॉन्सर करती है अलग अलग शहरों में, कहीं कहीं वेन्यू जो होते हैं स्पॉन्सर करते हैं हमें। तो हाँ, कहीं ना कहीं ओपन माइक की जो मेन इनकम है वो परफॉर्मर से और ऑडियंस से ही है, और अगर उसको स्पॉन्सर मिल जाए तो सोने पे सुहागा रहता है। स्पॉन्सर का बहुत बड़ा role होता है। स्पॉन्सर का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा भैया, आपका पहला जो ओपन माइक आपने ऑर्गेनाइज करवाया था उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, वो कैसा, कितने नर्वस थे आप? पहला ओपन माइक में मैं नर्वस थोड़ा था, ज़्यादा बताइए नहीं था। ज़्यादा मैं कब था बताता हूँ, थोड़े में कब था, मैं 5 नवंबर 2022 को कोयटापा का पहला इवेंट था। ठीक है। तो उसमें मैं थोड़ा नर्वस इसलिए था कि उससे पहले मैंने ओपन माइक में काम तो किया था, मैंने कई बार स्टेज टाइमिंग दिया था, स्टेज पे मैं कहीं गया था, लेकिन तब मैं ओपन माइक में टीम के साथ काम करता था कि मैं कैमरा संभाल लेता था और थोड़ा बहुत होस्ट कर लेता था। बाकी मुझे मैनेजमेंट नहीं पता था कि कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, उसके बाद क्या होगा, प्री इवेंट और पोस्ट इवेंट, इवेंट के बाद वीडियो कैसी आएंगी, बाई चांस वीडियोस में वॉइस नहीं आई तो बाई चांस किसी ने बोल दिया या ये वो, मतलब थोड़ा सा लगता है कि यार सामने वाला ये ना सोचे कि हम काफी फीस सारे भी स्ट्रगल्स होते हैं। लेते। आप सामने वाले से पैसे लेते हो तो सामने वाले को अच्छा गुड वर्क देना होता है, हाई सेटिस्फैक्शन मिले उसको भी। सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। करेक्ट। तो वो चीज़ें थी, पहली बारी में नर्वस था मैं, 2-4 बार करी, और फिर वो हिंदी में कहावत है, वो इंग्लिश में भी है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना जी। तो वही है कि चलते गए करते गए और फिर आ ही गया। और जब पहली बार नर्वस हुआ था, ज़्यादा लंबी बात नहीं है, 2021 की बात है, 28 नवंबर 2021 की। उस दिन पहली बार मैंने किसी और के ओपन माइक टीम में था, जैसे बताया, वहाँ होस्ट करने को मिला था। अच्छा। कि विवेक भाई आज जो बंदा होस्ट करता था वो आया नहीं, आप कर दो। हाँ। मैं ठीक है। अब मैं लिखता काफ़ी पहले से आ रहा हूँ, ओके। है ना, और स्टेज पे जाता रहा हूँ, लेकिन होस्ट करना और परफॉर्म करने में बड़ा अंतर है। परफॉर्म हम 5-7 मिनट के लिए करने जाते हैं और स्क्रिप्टेड होता है वो, तो होस्ट में स्क्रिप्टेड नहीं चल पाता वहाँ पर आपको, आप ना आप शायर हो ना आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, हाँ, बेसिकली आधा हाँ। शो जो आपकी रीढ़ की हड्डी पे टिका हुआ है, रीढ़ आप की बैकबोन बस आप बैकबोन हो, आप एंटरटेनर हो, पब्लिक को आपसे एंटरटेनमेंट होना चाहिए। हाँ। नो मैटर आप डांस कर रहे हो या शायरी कर रहे हो, आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो पब्लिक का, पब्लिक आपसे जुड़ी हुई है, जो लोग शुरू में थे वो एंड तक जुड़े हैं, बस ये होस्ट का काम है। बाकी बस सबसे बुरा शो कौन सा गया है भैया आज तक? कई सारे गए यार मतलब मैं सबसे बुरे शो तो मतलब वही मानता हूँ जिनमें वीडियोस नहीं जा पाती है ना। मेरा होस्ट कैसा गया वो अलग बात है, मेरे होस्ट से तो चलो ठीक है, पब्लिक थोड़ी बहुत इंगेज होगी तो होगी, लेकिन जो आफ्टर द इवेंट, पोस्ट द इवेंट के बाद जो मसले होते हैं, जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। बताइए। तारीखें मुझे बड़ी ज्यादा याद रहती कोई नहीं है, तारीखें बड़ी ज्यादा याद रहती हैं, तारीखें याद रहती हैं। याद रहती हैं, मैं बड़ा भूलता कम नहीं सुनता हूँ। तारीखें। अरे क्या आप मानोगे नहीं, मेरे को अपने इवेंट्स की जितने भी इवेंट्स अब तक हुए हैं सबकी तारीखें याद है। आपको एक रजिस्टर दे दोगे, मैं सबकी लिख के दे दूंगा। अरे यार, हाँ। क्या बात है। तो 2023 में 17 सितंबर की बात है, जयपुर में हमारा इवेंट था, और 18 तारीख को मैं जब दिल्ली पहुंचा जयपुर का इवेंट निपटा कर, तो जो कैमरा का कार्ड था वो ओटीजी में लगा हुआ था। अच्छा। ओटीजी में, और मैं उस वक्त एक शॉप चलाता था स्टेशनरी की दिल्ली में। अब तो खैर मैंने अभी कुछ सिचुएशंस की वजह से वो काम होल्ड पे रख रखा है। तो जब मैं शॉप चलाता था एक, तो कस्टमर आया, और जैसे ही वो कस्टमर आया तो ओटीजी लगा हुआ था, कार्ड ओटीजी में लगा हुआ था, मैंने जेब में रख लिया। कस्टमर आया, आधे 1 घंटे तक जो है कस्टमर्स आते रहे, देन जब मैंने कार्ड निकाला तो उसके 2 टुकड़े हो चुके थे जेब में, अरे बाप, है ना, और जीन्स टाइट थी, तो उसमें कम से कम
42 परफॉर्मर्स का डेटा था, फिर है ना। 42 परफॉर्मर्स का डेटा, उनके साथ की ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन उनके साथ थी, है ना, उनके कई उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आए थे। 42 लोगों का डेटा एक साथ चले आना। और मैंने बहुत ट्राई करा कि कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। मैं दिल्ली में नेहरू प्लेस जगह है, वहाँ गया, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत काम है। वहाँ गया, मैंने इसका कुछ हो सकता है, 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी जो गोल्डन पार्ट होता है कार्ड का वो अलग है और बाकी बॉडी अलग है, धड़ से सर अलग हो चुका था। तो भाई मैं गया उधर नेहरू प्लेस, मैंने कहा यार इसका कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा पॉसिबल है, पॉसिबल अगर पॉसिबल है तो उसमें इतने लग रहे हैं कि मैं रिफंड ही कर दूँ, उससे बढ़िया। हाँ, सही बात है। तो मैंने ना 42 लोगों को कॉल करा 3 दिन के अंदर। हाँ। एक एक बंदे को कॉल करा, जिसने नहीं उठाया उसको दोबारा करा, मैसेज करा, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा, नोट करके भेजा कि ऐसे ऐसे बात हो गई, सबको समझाया। कुछ लोग समझे, कुछ लोगों ने बोला भी, कुछ लोगों ने गाली भी सुना दी। जो जिसके हिस्से था, जिसकी जैसी श्रद्धा थी, उसने कोऑपरेट किया वैसे। लेकिन ठीक है, समझ में आ गया कि ये चीजें भी हो सकती हैं। फिर ऐसा कई बार भी हुआ, मतलब ज्यादा बार नहीं हुआ। आप शेयर नहीं करना चाहते वो सब चीज? दुख भरी चीजें नहीं है। जी जी जी। तो अभी सिंगल हो या अभी शादी का प्लान है, ये बताइए। क्या प्लान है? अरे बता दो, कुछ फीमेल फैंस भी देखने वाले हैं। अच्छा शर्मा रहे हो यार। देखो ऐसी बात, हाँ टमाटर बड़े मजेदार। देखो ऐसी बात है यार, मैं इस वक्त सिंगल ही है, कुल जी। मिला के बात है, वक्त नहीं है यार। अच्छा, नॉट रेडी टू मिंगल, सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल। नहीं ऐसी बात नहीं है। बाकी समझदार हो, इशारा काफी होता है यार। बात भूल गए। बस एक शायर इतनी बात कह सकता है, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। नहीं, मम्मी पापा भी देखेंगे बाद में, इसलिए और भी कह सकता है। वो तो कहते हैं कर ले कर ले कर ले, कुछ तू देख रहा है नहीं। मैं सोचता हूँ कि पहले कुछ और ग्रो हो जाए, कुछ और चीजें कर लें जो अपने हिसाब से हैं, है ना। एक होता है ना डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, बाहर करेंगे, वो सपने तो धीरे धीरे टूट रहे हैं। वो सपने जब तक थे जब वो साथ थी। अच्छा, ओके, ब्रेकअप हो चुका है मतलब। शायर, हाँ ऑफ कोर्स, शायरों का तो हार्ट ब्रेक मस्त है। डार्क तो सर्कल्स पेंसिल से थोड़ी लिखना ना वहीं से स्टार्ट करें? लिखना मैंने, हाँ इसी वजह से स्टार्ट करा स्पेशली, या पहले से लिखते आ रहे? देखो होता क्या, लिखना तो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था 9th क्लास से। मैंने बेसिकली पैशन है आपका? कैसा पैशन कह लो, ऐसे हॉबी कह लो, पैशन कह लो, जो भी है ना। मेरे को लगता है पैशन वो होता है, टैलेंट वो होता है ना, जो जिस काम को आप अच्छे से कर पा रहे हो, जिस काम की आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो गई। कल को हम कुछ और करना सीख ले, कल को मैं स्विमिंग सीख लूँ और लगातार उसको अगर मैं 6 महीने 1 साल प्रैक्टिस करूँ, हाँ। कल को वो भी मेरा पैशन ही कहलाएगा अगर मैं अच्छे से कर रहा हूँ। तो लिखना कैसे हुआ, 9th क्लास में मैं लिखता था ऐसे ही नॉर्मली। पहली शायरी मेरी इतनी मतलब ऐसी वाहियात थी, मतलब मैं बता दूं स्टार्ट कैसे हुआ। बड़ा प्यारा सा किस्सा, छोटा सा। 9th क्लास में था, मैं इधर ही पढ़ता था, आगरा में किदान नगर कोचिंग पढ़ता था। तो भाई ऐसा था कि एक लड़की थी, नाम नहीं लूंगा, शिवानी का नाम लेते ऑन स्टेज ऑन लाइव अच्छा थोड़ी लगूंगा। है ना। तो भाई बात ऐसी है कि एक लड़की थी, उससे थोड़ा सा मतलब ऐसी दिल लगाव था। वो उम्र ऐसी होती है कि धीरे धीरे आपको पता लग रहा होता है, नए नए रंग दिखते हैं मोहब्बत के। उन दिनों धीरे धीरे आपका हेयर स्टाइल ठीक होने लगता है, धीरे धीरे जाके। एक लड़की पसंद थी भाई, तो उसके लिए डेली रात को मैं स्टेटस लगाता था कि उसका नंबर सेव था, ग्रुप था कोचिंग का, और वो रात को डेली 10-11 बजे के आसपास जो है स्टेटस देखती थी। सबका ही देखती होगी, मेरा भी देखती थी। तो भाई मैं उन दिनों राहत इंदौरी की शायरी लगा देता था, गूगल से जो भी निकलता था डाउनलोड करके लगा दी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन फंस गई भाई कि जैसी शायरी मुझे चाहिए थी, जैसे मेरे हालात थे, जैसा मुझे चाहिए था राइटअप, वैसा कुछ नहीं मिला। तब मैंने लिखा था पहली बार कॉपी के पीछे वाले पन्ने पे, क्योंकि सारे जीरो काटा नील बंजर सन्नाटा सारे कॉपी के पीछे वाले पन्ने पे होते। तो वहां पर मैंने पहली 2 लाइनें लिखी थी। याद है अभी? हाँ याद है। हाँ प्लीज प्लीज। ऐसा था कि वो लिखा था कि तू कोचिंग से गुजरती थी। वाह, ये पहली 2 लाइनें बता क्या जिंदगी बात। की। हाँ। तू कोचिंग से गुजरती थी, मैं गाड़ी लेके आता था। तू कोचिंग से गुजरती थी, मैं गाड़ी लेके आता था। तो अनदेखा मुझे करती थी, मैं तेरे चक्कर में दोस्त की गाड़ी ठोक लाता। क्या बात है सर। सर ये बुरा लिखा है आपने आपके हिसाब से? यार सही लिखा है यार। पता नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ते गए तो 2021 का एक फेज आया, तो उसमें जो है ना एक सीरियस रिलेशनशिप रहा। ओके, 6 महीने रहा वाली। देखो होने को एक दिन रहे, आपकी तरफ से कितना सीरियस है वो मैटर करता है। हाँ। तो ऐसे था, उसका छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दूं। पहले उसका कोई एक्स था, फिर मैं उसकी जिंदगी में आया, फिर उसका एक्स वापस आ गया तो मैं उसका एक्स हो गया, है ना। तो तब से थोड़ा सा सीरियसनेस आ गई कि यार शायरी में
हाँ। गाने भी समझ में आने लगे, शायरी भी समझ में आने लगी। 2021 की बात बता रहा हूँ, जब लॉकडाउन का पीरियड था, है ना, तब मतलब उस किस्से को मैं ऐसे बता सकता हूँ। अली जरीफ साहब है, पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर है, बहुत मशहूर शायर है। उनका एक शेर है कि उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, ये बात उससे ज्यादा मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। क्या बात। उसे किसी से मोहब्बत थी और मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। तो ये सीन था कि यार सामने वाला रो भी रहा है तो सामने वाला छोड़ भी रहा है, हमें दुख भी हो रहा है, लेकिन उससे वो जता ऐसा था कि उससे हमसे ज्यादा दुख है। बेसिकली एक विक्टिम कार्ड प्ले कर। बोलना नहीं चाह रहा बोलना नहीं चाहता मैंने, सॉरी यार नहीं फंसाऊंगा आपको। फिर धीरे धीरे ऐसा वक्त आया यार कि लाइफ में ऐसी चीजें हुई कि पता लगे कि ब्रेकअप से भी बड़ा एक दर्द है। मतलब मैं और मेरा 2 भाई थे, मेरे से छोटा भाई था जो कि मुझसे ज्यादा समझदार, मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग था, सही था, अकेले बहुत सारा काम संभाल लेता था दिल्ली में। तो डेट जैसे कि कहा, कुछ सारी के ऐसे होते जो याद रखने लायक होते हैं और कुछ सारी के ऐसे होते कि याद रखना नहीं चाहते थे कि रह जाते। तो 28 सितंबर 2021 में जब मेरा छोटा भाई एक्सपायर हुआ बिकॉज ऑफ सम टाइफाइड, है ना, तब से तो मैंने मतलब तब से जिंदगी यूं से यूं हो गई। तो तब से शायरी असलियत में समझ में आने लगी। शायरी असलियत में होती क्या है कि मोहब्बत से भी ऊपर लिखा जा सकता है, हाँ, ब्रेकअप से भी आगे बढ़ा जा सकता है, ब्रेकअप से भी बड़े जख्म है दुनिया में जिन पे लिखा जा सकता है, जिन पे बात की जा सकती है। तब मैंने जो है वॉइस नोट्स डालना शुरू करा था इंस्टाग्राम पे कि मतलब थोड़े दोस्त कह रहे थे तेरी आवाज़ अच्छी है, तो उनकी बात नहीं मानी मैं, लेकिन जब लड़कियों के रिप्लाई आने लगे, रिस्पॉन्स आने लगे कि सर आपकी आवाज़ बड़ी ये सब, तो समझ में आ गया सच में ठीक ठाक होगी। तब से मैंने वॉइस नोट्स बनाने और शुरू कर दिए, कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी, है ना। बेसिकली कहानियाँ खूब लिखने का शौक था, खूब कहानियाँ लिखी, खूब वॉइस नोट्स डाले, धीरे धीरे शायरियाँ लिखी। फिर ओपन माइक में आ गए तो ओपन माइक स्टार्ट कर दिया, फिर हर वीकेंड इवेंट होना शुरू हो गया, फिर अपने यहाँ स्टार्ट कर दिया और जब से तो लगे ही हुए। अच्छा, जब आप एक एज में अपने भाई को खोते हैं, कहते हैं बड़े भाई का दाहिना कंधा या बाइना कंधा जो भी बोल भाई होता है, एक आधा पार्ट बोलने आपका, तो जब वो टुकड़ा आपसे बिछड़ जाता है, मेरा खुद का छोटा भाई है तो मैं समझ पा रहा हूँ चीज़, तो कैसा फील करते हैं आप अकेले में जब याद आती है उसकी? कुछ था जो उसे कहना था, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह गया अंदर? हाँ, कई सारी बातें होती है यार जो आप सोचते हो कि इसके बड़े होने के बाद इसे बताऊंगा, जब ये 17 से 18 साल का होगा तो उसे बताऊंगा कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। क्योंकि आप 14 साल के लड़कों को वो बातें नहीं बता सकते जो आप 20 साल की उम्र में एक्सपीरियंस कर रहे हो, 20-21 साल की उम्र में एक्सपीरियंस कर रहे हो। सोचा था कि इसको चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इसके साथ थोड़ी मस्ती भी करूंगा, है ना। कभी इसको अगर सुट्टा पीते देखा तो एक थप्पड़ लगाऊंगा, लेकिन एक साथ में सुट्टा भी पीऊंगा, है ना। कभी अगर इसका पता लगा कि इसकी गर्लफ्रेंड भी है तो समझाऊंगा, टिप्स भी दूंगा। कई सारी चीजें थी। उसको गेम खेलने का बड़ा शौक था, फ्री फायर करके एक गेम होता था, मैंने आज तक कभी ऐसा गेम कोई खेला नहीं। मैं काफी पुराने जमाने का बोरिंग इंसान हूँ है ना। तो वो बहुत खेलता था, तो सोचता था कि यार इसके लिए एक गेमिंग स्टूडियो बनवाएंगे। अरे यार क्या बात, मतलब उस वक्त बजट ढीला था, तो ऐसा लगता था कि इसके लिए गेमिंग स्टूडियो बनवाना है यार, छोटा ही सही, इसके कमरे में बस लाके रखना है, बड़ा सा सेटअप, 3-4 स्क्रीन लगी और खेले। वो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता था। अच्छा। हाँ, अब जब भी कभी उसकी याद आती है तो मतलब उसकी गेमिंग की वीडियोस जिसमें उसकी आवाजें हैं उसको देख लेते हैं, रील्स हैं कुछ वो देख लेते हैं, और कुछ उसमें बातें कहते हैं ना, एक इंसान को शायद पता लग जाता है जब वो जाने वाला होता है। तो अंतिम दिनों में उसने मुझे कुछ बातें बस इतनी बोली थी, ज्यादा नहीं, लेकिन छोटी उम्र में बहुत बड़ी बात करने लगा था ना, तब तो समझ नहीं आई थी, जाने के बाद समझ में आई थी कि क्यों करने लगा। तो उसने ऐसी कुछ बातें बोली थी कि यार विवेक, उन दिनों मैं ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लड़का था, क्योंकि उन दिनों कोई ऐसा दुख नहीं था, एक लड़की का दुख था, इस वजह से कुछ चीजें स्टार्ट की थी। बेसिकली लाइफ में इतना सीरियस नहीं था, मैं खुश था, मैं घूमता था, क्लब जाता था, मैं बाइक पे घूमता फिरा करता था, मजे करता था, इतना चिल आउट रहता था, वक्त बर्बाद करता था कुल मिला के। तो मुझसे कहता था यार तू थोड़ा सा ना सीरियस हो जा, 14 साल का लड़का ये बात आपसे कह रहा, अपने बड़े भाई से कह रहा कि थोड़ा सा सीरियस हो जा, है ना, तू काम कर, मैं काम करूँ, घर को सपोर्ट करते हैं। मैंने कर देंगे यार, अभी तो वक्त ही वक्त है। कह रहा है ऐसे समय निकल जाता है, ऐसे समय निकल जाता है। तो समझ में आ गई थी चीजें कि कहाँ की बात कहाँ कर रहा था। 14 साल का। तो कहते हैं ना, आप जब इंसान जाने वाला होता है ना, तो कुछ उसके अंदर वाइब्स आने लगती है शायद पहले से, एक मैच्योरिटी वाली चीज आ जाती है।
कुछ ऐसे ही है, लेकिन ये है कि हर चीज देखो वक्त के साथ आगे बढ़ती है। अब ये वो जख्म है जिनको जो बढ़ते नहीं है, जो बढ़ते नहीं, बस इन पे पर्दा डाल दिया जाता है कि देखते नहीं है। दुनिया के लिए पर्दा है, अपने अंदर आप आज भी बढ़ते हैं उससे, वो चीज है बस। चलिए ज्यादा छेड़ेंगे नहीं इस चीज को, और वो जहाँ भी है अच्छा रहे, खुश रहे, बिल्कुल। यही प्रार्थना है। भैया मैं बात करूंगा आपके बचपन के बारे में, चलो बचपन पे आते हैं। बचपन का कोई ऐसा फनी किस्सा जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें कि यार ये किस्सा बड़ा हुआ था थोड़ा मजा आए, ऐसा कोई किस्सा है? हाँ यार बचपन के किस्से तो बस यही है, स्कूल में रिसेस में थे। सुना दो, कोई स्कूल का किस्सा सुना दो बढ़िया से। किस्सा यार बड़ा बड़ा टिपिकल टाइप का है। हो जाए हो जाए। हम 8th क्लास में थे, हाँ, नहीं 7th में, सॉरी 7th में था मैं दिल्ली में। ठीक है ठीक। तो दिल्ली में डीएवी स्कूल है, वहां में पढ़ता था। हम्म, तो सर्दियों के दिन तक कोट वोट पहन के आते थे। हम्म। तो उन दिनों ऐसा होता था रिसेस में क्या ना कि एक दूसरे के ऊपर कोट डाल के बजाने चले जाते, है ना। रिलेटेबल कंटेंट। हाँ, तो हमारा एक दोस्त था भरत करके, वो आ रहा था कॉरिडोर से चलता हुआ। तो हमने कहा जैसे गेट खुलेगा वैसे डाल देंगे इस पे, और जो मन करेगा बजा देंगे, है ना। भाई 7-8 लौंडे इकट्ठे हो गए, अगल बगल खड़े हो गए। जैसे ही गेट खुलेगा, वही 2 किवाड़ वाला गेट था, जैसे ही गेट खुलेगा ऑर्केस्ट्रा बजा देंगे। बजा देंगे। अब भाई जैसे ही गेट खुला हमने डाल दिया, जैसी आवाज सुनी, जब देखा टीचर है हमारा, कोई मैथ वाला, वो भी जाट था। अरे भाई जाट बुद्धि। हरियाणा का चहार था वो भाई। वो ऐसे टीचर था, एक मतलब देखो बोलना नहीं चाहिए कि कुछ ऐसे टीचर होते हैं आपके टाइम में, अब तो शायद कम ही होते हो, पहले ऐसे होते बहुत थे कि जो जिनके पास आप ट्यूशन नहीं पढ़ते वो आपकी बहन हो जाते अच्छे से। और मैं नहीं पढ़ता था बाकी जिन्होंने पीटा था उनमें से 4-5 लौंडे पढ़ते थे, मैं नहीं पढ़ता था। तो 4-5 में तो एक ही पढ़ा बस, मेरे में 4-5 पढ़े। बड़ास निकाल रहा था। और फिर मैं जो अगले महीने में जब कोचिंग आना शुरू कर दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो एक ही अच्छा गया अपन पर कोचिंग? हाँ गया अपन पर कोचिंग? हाँ जाना पड़ा पास हो रहा था। महीने के 600 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। फायदा हुआ ना, नोटबुक नहीं बनानी पड़ रही। और दूसरी बात 8 आदमी यार, हर कौन जगह पंगा अपना लेगा भाई? पंगा हर जगह बच्चा उसको बना के रखता है। तो सारे सब्जेक्ट की नोटबुक नहीं बनानी पड़ती थी। 600 रुपए की इन्वेस्टमेंट सही थी मान लेते, कॉपियों का खर्चा बच रहा था। पढ़ाई पसंद थी? पढ़ाई ये पसंद क्या होती ऐसी बात सर किताबें होती हैं कुछ, उनमें लिखना होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है, मार होती है मम्मी पापा की। एवरेज ही रहा मैं 10th तक, अबव द एवरेज, 10th के बाद बिलो द एवरेज। बिलो दी। बिगड़ गया था सीन उन दिनों यार, थोड़ा सा पड़ गए थे शायरी वाली चीजों में, धीरे धीरे पड़ गए। मतलब ऐसा ठीक था मैं। कॉलेज लाइफ भी ऐसी? कॉलेज लाइफ तो मेरी ज्यादा खास नहीं की, मैंने कॉलेज घर से ही किया, प्राइवेट किया। अच्छा प्राइवेट किया है? मैंने वो वाली लाइफ जी नहीं पहली बार। अच्छा। सोचता था मैं बहुत साल पहले जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आई थी कि हाँ भाई मैं भी 1 आई थी हाँ। कि मैं भी जाएंगे कुकड़ी कमाल। ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, होता नहीं है ऐसा कुछ। तो मेन चिक साइड चिक होगी, कुछ नहीं होता। नो चिक कुछ नहीं। तो भैया मैं बात करना चाहूंगा लास्टली, ज्यादा आपको छेड़ूंगा नहीं, लास्टली बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं आगरा के लिए एंड ओपन माइक्स के लिए जो आगरा में ऑर्गेनाइज होते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आई एम श्योर कि आप ऐसे ही इस जर्नी में बढ़ते रहेंगे। और भैया जाने से पहले बस मैं आपका एक छोटा सा, अगर आप कुछ सुनाना चाहें हमारी ऑडियंस को तो प्लीज वो सुना दीजिए उस माइक। सुनाता हूँ यार, देखो मैं सही बताऊँ, पहले बता देता हूँ मैं। हाँ। मैं जो भी सुना रहा हूँ आजकल ये सब मेरा लिखा हुआ 1.5-2 साल पहले का है। अच्छा। कहा जाता है कोई नहीं लिखा? रिसेंट में लिखा है वही सुनाऊंगा। जो परसों लिखा है बड़ी मुश्किल से। अच्छा। हाँ बड़ा मन मार के लिखा है मैंने। अच्छा। हाँ वो भी तब लिखा है जब मैं मतलब लिखा नहीं, सोचा था, लिख दिया फिर पार्टी से आने के बाद, बर्थडे पार्टी देख सुनाता, उसके बाद बताऊंगा क्या कह रहा था। मेरा सुनाने का अंदाज ये, मैं अपने इवेंट्स में भी कहता हूँ लोगों से, मैं बोलूंगा अर्ज किया, अगर आप सुनना चाहो तो आपको इरशाद बोलना होता तो अर्ज किया। इरशाद। तो ऐसा लिखा था कि अब दिल की बात को कहना छोड़ दिया, वाह। बुरा ही सही हूँ सबका दिल रखना छोड़ दिया, वाह। अब दिल की बात को कहना छोड़ दिया, बुरा ही सही हूँ सबका दिल रखना छोड़ दिया, मैं भी सवरता था उसे पसंद आता था, मैं भी सवरता था उसे पसंद आता था, उसने पसंद करना छोड़ दिया, मैंने सवरना छोड़ दिया। क्या बात है। मैं भी सवरता था उसे पसंद आता था, उसने पसंद करना छोड़ दिया, मैंने सवरना छोड़ दिया, पहले बाप ने छोड़े ऐब बेटे की पढ़ाई के लिए, वाह, पहले बाप ने छोड़े ऐब बेटे की पढ़ाई के लिए, फिर बेटे ने ऐब में आकर पढ़ना छोड़ दिया। क्या बात है।
पहले बाप ने छोड़े ऐब बेटे की पढ़ाई के लिए, फिर बेटे ने ऐब में आकर पढ़ना छोड़ दिया। आप तो करती थी बुराई उस एक लड़की की। वाह। होता है ना, एक जिंदगी में एक ऐसी लड़की आती है जो आपकी एक्स की बुराई करती है। आप तो करती थी बुराई उस एक लड़की की, आपने भी तो देखो मुझको तन्हा छोड़ दिया। हाँ। फिर वो भी छोड़ के जाती है भाई। अरे क्या लिखा है भैया। बस बहुत भैया धन्यवाद भाई, थैंक बहुत यू शुक्रिया। हमारे प्लेटफॉर्म को मौका देने के लिए। भैया हमारे अनफिल्टर्ड के लिए जाते जाते कुछ आप कहना चाहेंगे? यार बड़ा अच्छा लगा मुझे तो, पहले तो नाम बढ़िया लगा, शुभ टॉक्स आगरा। Thank you, और thank you. अनफिल्टर्ड लगा Thank you, sir. कि Thank यहाँ पर कोई बनावटी चीज नहीं, जी। जो भी दिल से है मजा आ रहा है, वाइब आ रही जी। है ना। अभी हमने रैंडमली करा, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ भी, ना, नथिंग, कुछ नहीं, है ना। कुछ नहीं। मैं तो सोचा था आप आओगे 10 क्वेश्चन लिखे होंगे। अरे नहीं भाई, हमारा वो फॉर्मेट ही नहीं है, ये झंझट नहीं पालते हो। क्या बिल्कुल अनफिल्टर्ड में मजा आता है भाई। हिंदुस्तान की जनता को भी मजा आने लगे तो बहुत बढ़िया है, कॉम्पिटेंस जल्दी जाएंगे। ऑब्वियसली। हाँ, बाकी यही है कि बहुत बढ़िया है। देखो आगरा में, अपने शहर में, जिस शहर से आपको मोहब्बत होती है, जी। इस शहर में मुझे मोहब्बत हुई, इसलिए मुझे इस शहर से मोहब्बत है ना। वरना दिल्ली से क्या पैदा हुआ मैं, पुरानी दिल्ली का वो भी। दिल्ली से है बेन स्टोक्स नहीं, बैंक चोर। कोहली भाई का है वो, कोहली भाई अभी आईपीएल में बोलेंगे जो बोलेंगे। मतलब दिल्ली में ऐसी बात है, दिल्ली में आगरा से ज्यादा घूमने की चीज है। हाँ। लेकिन आगरा में जो खुशबू है वो मुझे आगरा में आते पता नहीं क्यों आती है, इसलिए भी आती है कि यहाँ पर मेरा बचपन, मैं जवान हुआ, वो खुशबू, वो हसीन। बेसिकली जन्म दिल्ली ने दिया और परवरिश आगरा में हुई। परवरिश आगरा में हुई। है ना? तो यही है कि आज जेब भरने के लिए सिखाया आगरा ने। पेट पालना आगरा ने पेट पालना आगरा ने सिखाया, Okay. पेट से निकले दिल्ली के लिए। आगरा के लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यार आगरा के लोगों के लिए मैसेज यही है कि देखो, पहले तो बस ये है कि आपने अपने शहर में तरक्की हो रही है ना। हर शहर में यार तरक्की ना धीरे ही होती है ना। और अपना आगरा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा जी। है ना। इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी यार, अपना आगरा में इतना अच्छा पॉडकास्ट चैनल है ना, जो कि इतना सीरियसली होके वर्क कर रहे हैं। इतना अच्छा ओपन माइक है, इतना अच्छा ओपन माइक है। आओ भाई कोई टाइम पे आओ। जरूर है आइए, ना? प्लीज आओ। बिल्कुल आइए। तो आगरा में यही क्या, मेट्रो देखा मैंने, मेट्रो अभी पूरा आगरा में काम चल रहा है यार। सिकंदरा मैं रहता हूँ, मैं मारुति स्टेट साइड, अच्छा है ना। आपने सुना हो शाहगंज मारुति स्टेट बोल रहा, तो मैं उस साइड रहता हूँ आगरा में। तो वहाँ भी अच्छा काम चल रहा है। और यार कितने अच्छे कैफेज खुल गए हैं, काफी तरक्की हो रही काफी है। तरक्की हुई है, पैसिफिक मॉल बन रहा है इधर पास में। तो सही है यार, खुशी होती है। खुशी होती है भाई। साथ में यही है कि एक और पॉडकास्ट करेंगे, मेरे एक दो दोस्त भी हैं। 100% भैया, 100%। हाँ। ये बहुत इंट्रो वाला हो गया, अभी एक्चुअली मुझे भी जाना है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। आज इतना वो नहीं हो पाया खुलकर बातें, बट जितना भी हुआ बहुत मजा आया। अरे And यार। हम नेक्स्ट टाइम जरूर बैठेंगे आपके साथ। मुझे नहीं पता था, मैं इतना बोल लेता हूँ भाई। अरे नहीं भैया, मुझे भी नहीं पता था। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप आए यार, अपना समय निकाले। मैं तो सोने आया था भाई, सही बताऊं। सुबह का चला पड़ा हूँ भाई, दोस्त प्लान बना रहे। हमारा ना क्या है, मैं जब भी आता हूँ, मेरा दोस्त है, अच्छा हर्ष नाम है, हर्ष गुप्ता, वो अच्छा। पक्का दोस्त है मेरा। उसका ये है कि रमाड़ा इधर है ना, रमाड़ा में चाय पीने जाने हैं। चाय पी के ही आते हैं, पुल पार करके चाय पी के ही आना है उधर से, है ना। और उधर से आते हैं, हम यहाँ से भी नहीं चलते, वहां से आते हैं मारुति स्टेट से। अच्छा, चाय पीने के लिए? चाय पीने के लिए सर 15-20 रुपए की चाय है, बस पीने ये जा मैं भी करता हूँ दोस्तों के साथ। हाँ? ये मैं भी करता हूँ। ये तो वाइब है यार। यहाँ से ये फतेहाबाद रोड से डेलीगेट जाते हैं हम चाय पीने। अच्छा। कहीं आगरा की हमें चाय पसंद नहीं, या तो डेलीगेट जाते हैं या एसएन मेडिकल के पास एक खोका है हमारा फिक्स, अच्छा। वहाँ बैठते सारे। भाई हाँ, दिल्ली गेट की चाय बढ़िया है नहीं मजा आता है भाई। मतलब कुछ लोग कहते हैं यार। दिल्ली गेट भैया, ओवर। एक चीज बताओ यार मुझे ना, ये आगरा के लोग बड़ा रिलेट करेंगे इस चीज से, दिल्ली गेट की चाय में। ठीक है, बहुत सीरियस सवाल है, इसका जवाब भी सीरियसनेस से नहीं, हंसना नहीं ऐसा। अच्छा हाँ सीरियस सर, ओके सर। तो उसमें अफीम होती है क्या? अब लगने लगा है जिस हिसाब से मैं जाने लगा हूँ। मैं जा रहा हूँ चाय पीने यार। चाय 10 रुपए की थैली आ जाती दूध की, तो आजकल यार मिल जाएगी 20 रुपए की चाय पीने जा रहे। अरे आजकल तो लोग फौजदार पे भी नाम लगा रहे हैं भाई। हाँ। वो भी डाल रहा है। अरे रवि पेटिस चल रहा है आगरा में यार। रवि ये अपना वहाँ विजय पेटिस है। विजय पेटिस? हाँ विजय पेटिस है। वहीं रहता हूँ, अच्छा बचपन से गा रहा हूँ। हाँ, अब वो जाकर वायरल हो गए बहुत ज्यादा, बचपन से गा रहा हूँ उनकी। वही वाला ना, 11,000 रुपए दे रहा है वो। हाँ, इतना बड़ा शरबत का ग्लास, अरे भाई। और 500 रुपए एंट्री फीस है। हम ओपन माइक ले लेते नहीं, पेटीज वाकई में अच्छी है उनकी, आप जरूर ट्राई करना, साथ चलेंगे कभी। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल पेटीज यार। बहुत अच्छी है। सही है यार, बढ़िया है भाई। खाने की यार बात तो कितनी भी करवा दो, पता ही लग रहा होगा। अरे बिल्कुल भाई, खाने से। और अपने आगरा में खाना बढ़िया है। हाँ देखो मैं, स्वाद है। हाँ मैं अलग अलग शहरों में घूमता हूँ, लेकिन अपने आगरा में जो बेड़े मिलती है
हाय हाय वो लगता है अपने आगरा की बेड़ई का कोई मुकाबला है नहीं यार। बेड़ा ही ले लो, पेठा ले लो अपना, पेठा ले लो दाल मोठ अपना। ले लो। भाई तो जो दाल पापड़ मिलता है यहाँ, ओए ओए, उसका मुकाबला नहीं है अपने आगरा का यार। मैं नाम लो इंदौर भाई। जाता हूँ, भोपाल जाता हूँ, वहाँ का पोहा बहुत फेमस है। बेड़ई का एक बार मैंने वहाँ की, हम्म, तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया, बेड़ई है क्या है, साइज से तो पूरी बड़ी जैसी थी, होती है, पूरी जैसी होती है। पूरी जैसी होती है एकदम, सीधी निकाला यार, इसमें हवा बवाल भर दो भाई कुछ, है ना। तो यही आगरा की बेड़ई। और अपना आगरा में ताजमहल तो है ही है। ऑब्वियसली। देखो भाई, सीधी सी बात है, बड़ा खूबसूरत है ताजमहल। देखिए ताजमहल की खूबसूरती, जहाँ से मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ताजमहल की खूबसूरती जो मुझे लगती है ना, ताजमहल के पीछे यमुना पार करके मेहताब बाग है एक, अरे यार मैं गया हूँ, बहुत बहुत क्रिकेट खेला है वहाँ पे। बहुत ज्यादा यार। बहुत उसके वहां से जो व्यू पॉइंट है View। ताजमहल का यार, वो भी सनसेट में, मेरी एक तमन्ना थी जो अधूरी रह गई, क्या? जो मेरी थी उसके साथ एक तमन्ना थी कि यार उसके साथ एक बस सनसेट देख लेंगे, ढलता फिर हुआ enjoy सूरज कर- देख लेंगे, है ना, कि यार ढलता हुआ सूरज देख लेंगे लड़की के साथ बैठ के, उसके हाँ। साथ, लड़की के साथ नहीं, उसके साथ बैठ के देखना था। तमन्ना ये थी कि हाँ, यमुना में जो है सूरज की किरणें चमक रही होंगी, वहाँ सामने ताजमहल होगा, है ना। मतलब एक सिद्धार्थ साज करके शायर है, वो भी अपने आगरा के हैं, अच्छा अच्छा है ना, बड़े अच्छे शायर, आयुष्मान खुराना फॉलो करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उनका एक शेर है कि जो एक बार देखेगा तुमको, वाह। हफ्तों तक सोचेगा तुमको, तुम क्या क्यों ताजमहल देखोगी, ताजमहल देखेगा तुमको। हाय हाय, ये क्या उनका बात जो शेर है यार, इतनी खूबसूरती है। मैंने अपनी वाली को सुना सुना के पढ़ाया था, लेकिन इतना सुना तो पक गई एक दिन। कोई बात नहीं, इट्स हर चॉइस। खैर भैया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड Always। विश यू बेस्ट ऑफ लक अरे एंड बहुत। हम जरूर दोबारा बैठेंगे। बिल्कुल Thank you बिल्कुल भैया। यार, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया, Thank you। नमस्कार दोस्त, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे हमारे और आप सबके चहीते विवेकानंद जी। आप पोएटे आपा को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और विवेक भैया को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए थोड़ा सुनो, सोचो, सीखो और बदलो अपना। नमस्कार।